हेलो स्टूडेंट अभी तक हम पढ़ चुके हैं रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस और उन पर इफ़ेक्ट करने वाले फैक्टर, किन किन फैक्टर से उन पर इफ़ेक्ट डलता है। ठीक, तो रेजिस्टेंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पढ़ेंगे हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, मतलब रजिस्टर प्रतिरोधों का संयोजन, उनको कैसे जोड़ा जाता है ठीक आपस में। तो देखते हैं। तो मुख्य रूप से रजिस्टर्स के दो कॉम्बिनेशन होते हैं। पहला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक, तो जो रजिस्टर होते हैं उनको हम दो तरीके से जोड़ सकते हैं। एक तो सीरीज में जोड़ सकते हैं उनको, और दूसरा पैरेलल में जोड़ सकते हैं। ठीक, हम इनको जो है एक एक करके पढ़ेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, और इसके हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो पहला देखते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन। देखते हैं ये सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब श्रेणी संयोजन, और पैरेलल कॉम्बिनेशन को बोलते हैं समांतर संयोजन। ठीक, तो श्रेणी संयोजन देखते हैं हम। प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन या सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। तो दो या दो से अधिक रजिस्टर, भाई कॉम्बिनेशन या संयोजन, भाई हम किसी एक चीज़ को तो जोड़ नहीं सकते, तो कम से कम किसी भी कॉम्बिनेशन में दो चीज़ होना चाहिए या दो से अधिक होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे दो या दो से अधिक रजिस्टर्स सीरीज में कनेक्ट तब कहे जाते हैं जब उनमें एक समान इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही हो तथा इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के लिए केवल एक ही मार्ग हो। ठीक, तो कोई दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस अगर सीरीज में जुड़े हैं तब उसके लिए क्या शर्त है, सीरीज में कनेक्ट तब कहे जाते हैं जब उनमें एक समान इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही हो। मान लेना हम हमारे या दो से अधिक तीन रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हैं, तो उनमें जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी ना, तो तीनों में क्या होगी, सेम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी, तब वो क्या कहलाएंगे कि सीरीज में जुड़े हैं वो, तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या रहता है, इलेक्ट्रिक करंट सारे रेजिस्टेंस में सेम रहती है। ठीक, तथा इलेक्ट्रिक करंट के लिए केवल एक ही पाथ होता है। तो सर्किट में क्या होगा, केवल एक ही पाथ होगा इलेक्ट्रिक करंट के लिए, कोई दूसरा पाथ नहीं होगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब हम माना तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 सीरीज में कनेक्ट हैं तथा जब उन्हें किसी वोल्टेज सोर्स से जोड़ा जाता है तब उनमें I एम्पियर करंट फ्लो होती है। ठीक, तो हमने मान लिया ये तीन हमारे R1, R2 और R3 रेजिस्टेंस हैं, वह सीरीज में कनेक्ट है। ठीक है, तो ये सीरीज में कनेक्ट है, तो इसके लिए क्या शर्त है, इसमें इन तीनों में R1, R2 और R3 में तीनों में सेम करंट फ्लो होगी। ठीक, तो इनमें तीनों में I एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, और इस करंट फ्लो के लिए एक ही पाथ है, ये एक ही मार्ग है। ठीक, इसके अलावा कोई और मार्ग नहीं है करंट फ्लो के लिए। तो ये क्या है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। हाँ, हमने क्या करा, इसको 20 वोल्ट के एक वोल्टेज सोर्स से जोड़ दिया। ये वोल्टेज सोर्स हमारा सेल या बैटरी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जब हम इसको जोड़ते हैं तब करंट तो हमारी क्या रहती है, सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम रहती है, लेकिन जो हमारा वोल्टेज होता है वो हमारा क्या होता है, हर एक रेजिस्टेंस पर अलग अलग होता है, बढ़ जाता है। वो इस पर डिपेंड करता है कि हमारा कौन सा रेजिस्टेंस कितने ओम का। ठीक, तो जो करंट होती है सीरीज कॉम्बिनेशन में प्रत्येक रेजिस्टेंस में सेम रहती है, लेकिन वोल्टेज उसके रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शन में बढ़ जाता है। ठीक, जिसका जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा जिस रजिस्टर का, उसके अक्रॉस वोल्टेज हमारा उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक, तो हमने मान लिया हमारा R1 के अक्रॉस वोल्टेज V1 है, R2 के अक्रॉस वोल्टेज V2 है और R3 के अक्रॉस वोल्टेज V3 है, और इन सब में क्या है, सेम करंट I फ्लो हो रही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे R1 में I फ्लो होगी, तो हमने देखा था जो करंट होती है हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर फ्लो होती है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण फ्लो होती है ना, तो करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होगी। ठीक है, तो इस रजिस्टर में करंट फ्लो हो रही है, तो हमारा जो वोल्टेज V1 है, तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ होगा, यहाँ होगा, और नेगेटिव यहाँ होगा। ठीक, क्योंकि करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर फ्लो होगी। इसी तरीके से इसमें भी पॉजिटिव टर्मिनल V2 का यहाँ होगा और नेगेटिव यहाँ होगा, करंट यहाँ से यहाँ फ्लो होगी। ठीक, इसी तरीके से V3 में
पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ होगा और नेगेटिव यहाँ होगा, ठीक, क्योंकि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर फ्लो होती है, तो यहाँ से यहाँ करंट फ्लो हो रही है। तो तीनों रजिस्टर में हमारे सेम करंट आई एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, ठीक, और करंट के लिए एक ही पाथ है। तो हम कह सकते हैं कि R1, R2 और R3 सीरीज़ में जुड़े हुए हैं, ठीक, सीरीज़ में कनेक्ट हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर फ्लो होती है, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। ये आगे KVL में, करंट किरचॉफ वोल्टेज लॉ में हमारे बहुत काम आने वाला है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अब जब तीनों प्रतिरोधों को वोल्टेज सोर्स से जोड़ते हैं, तब इनमें से प्रत्येक में समान करंट I फ्लो होती है। माना R1, R2 तथा R3 पर वोल्टेज V1, V2 और V3 हैं। तो यहाँ पे क्या, वोल्टेज रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल में बढ़ जाते हैं, लेकिन करंट सेम रहती है, ठीक। अब जिसका जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उसके अक्रॉस वोल्टेज उतना ज़्यादा होगा, ठीक है, और जिसका जितना कम होगा उसके अक्रॉस उतना ही कम वोल्टेज होगा, ठीक। तो हम यहाँ पे हमने पढ़ा था ओम्स लॉ पढ़ा था। तो ओम्स लॉ क्या था हमारा, B क्या था, वोल्टेज क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I था, हमने पढ़ा था ओम्स लॉ में। तो ओम्स लॉ में हमने पढ़ा था B = I × R, पेन नहीं चल रहा, ठीक है, B = I × R, ये ओम्स लॉ से हमारा निकल के आया था, ठीक, ये एक फार्मूला, ये एक रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यही माना है V1 = I, क्योंकि करंट सेम है। ये जो हमारा V1 होगा, क्योंकि करंट इसमें सेम है, इसमें और इनमें, इन सब में, तीनों में करंट सेम रहेगी। तो V1 क्या होगा, V1 = I × इसका रेजिस्टेंस, ठीक है, इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस। इसी तरीके से V2 = I, क्योंकि करंट सेम है, करंट I रहेगी, I × R2, ठीक। इसी तरीके से V3 = क्या होगा, I × R3, क्योंकि करंट तीनों में सेम रहेगी, ठीक, लेकिन तीनों का प्रतिरोध अलग अलग है। इस वजह से प्रतिरोध के रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शन में हमारा वोल्टेज तीनों रेजिस्टेंस पर बढ़ जाता है, ठीक। तो यहीं पर हमने देखा V1 = I × R1, V2 = I × R2 और V3 = I × R3। अब क्या होगा, माना तीनों प्रतिरोधों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RT है, हमने ये मान लिया। हमें क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है इस पूरे सर्किट का। ये जो सर्किट है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन का सर्किट, इन तीनों का हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने मान लिया, यह टोटल रेजिस्टेंस हमने मान लिया RT है, ठीक। तब टोटल वोल्टेज क्या होगा, तो वोल्टेज, करंट तो हमारा क्या सेम है, लेकिन वोल्टेज अलग अलग है ना। तो टोटल जो वोल्टेज हमने अप्लाई करा है वो टोटल वोल्टेज क्या होगा, B = V1 R1 के अक्रॉस वोल्टेज प्लस R2 के अक्रॉस वोल्टेज प्लस R3 के अक्रॉस वोल्टेज, ठीक। तो ये टोटल वोल्टेज हमारा निकल के आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 4 में इक्वेशन 1, 2 और 3 से की वैल्यू लगा देंगे, ठीक। B1 की वैल्यू ये लगाएंगे, B2 की ये लगाएंगे और B3 की ये लगाएंगे, ठीक। तो ये हमने लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तो B = हमने B1 की वैल्यू लगा दी, ये B2 की वैल्यू लगा दी है, B3 की वैल्यू लगा दी। अब B = टोटल वोल्टेज = टोटल करंट इनटू RT। अब करंट तो वही रहेगी जो भाई सारे पूरे सर्किट में एक ही पता है करंट के लिए, तो करंट पूरे सर्किट में सेम रहेगी। तो B = टोटल वोल्टेज = क्या हो जाएगा, करंट इनटू टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक, सर्किट का। तो यहाँ से I हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो I को कॉमन ले लिया, I से I कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा हमारा, RT = इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 + R2 + R3। मतलब किसी भी सर्किट में हमारे जितने भी रेजिस्टेंस जुड़े हैं सीरीज़ में, मान लो हमारे कितने भी रेजिस्टेंस, मान लो 100 रेजिस्टेंस जुड़े हैं, ठीक, सीरीज़ में R1 से लेके R100 तक 100 रेजिस्टेंस जुड़े हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उनका टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, उन सबको ऐड कर देते हैं, ठीक। तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन का निकल जाता है। तो RT = क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज में हमारे जितने भी रेजिस्टेंस जुड़े हों, क्या करते हैं, उन सबको ऐड कर देते हैं, तो उस सीरीज सर्किट का हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल आता है, ठीक। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। ये हमने क्वेश्चन लिया, माना किसी सर्किट में R ओम के 2 प्रतिरोध सीरीज में जुड़े हैं, तब टोटल प्रतिरोध बताओ। मान लिया हमारा कोई सर्किट है, ठीक,
ये सर्किट है हमारा, ठीक है। ये कोई हमने मान लिया हमारा सर्किट है, ठीक। तो इसमें हमने क्या करा, आर ओम के मतलब सेम वैल्यू के दो रेजिस्टेंस जुड़े हैं यहाँ पे। आर ओम है ना, तो आर ओम कुछ भी हो सकता है, 1 ओम हो सकता है, 2 ओम हो सकता है, मतलब दोनों की वैल्यू क्या सेम है, ठीक। तो आर ओम के दो रेजिस्टेंस जुड़े हैं, तब टोटल रेजिस्टेंस हमें बताना है, ठीक, इस सर्किट का। तो माना टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक ही बात है, हिंदी में इसको बोलते हैं तुल्य प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध, ठीक। तो माना टोटल रेजिस्टेंस आर टी है, तब क्या होगा, आर टी इक्वल टू, अब हमने अभी देखा था सीरीज में कितने भी रेजिस्टेंस जुड़े हैं उन सबको आपस में ऐड कर देते हैं, हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल आता है, ठीक। तो हम टोटल रेजिस्टेंस निकालने के इस आर को और इस आर को ऐड कर देंगे, ठीक। दो की जगह कई सारे हो सकते थे, तो उन सबको हम ऐड कर देते हैं सीरीज में अगर जुड़े हों टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए। तो हमने क्या करा, आर और आर को ऐड कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा, 2R आ जाएगा, ठीक। तो टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू 2R आ गया यहाँ पे, 2R ओम। अब क्या है यहाँ पे देखो, दो की जगह हमारे कितने भी रेजिस्टेंस जुड़े हो सकते हैं। तो मान लिया हमने क्या है, आर ओम के हमारे, यदि आर ओम के n रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हों तब टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, यहाँ 2 जुड़े थे तो हमने क्या करा, सेम वैल्यू के 2 रेजिस्टेंस जुड़े थे, तो टोटल निकालने में पता चला हमें कि 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया उस वैल्यू के रेजिस्टेंस की। इसी तरीके से अगर n रेजिस्टेंस जुड़े हैं तो n इंटू आर आ जाएगा, ठीक। मतलब कहने का ये है कि सेम वैल्यू के, अगर किसी सीरीज सर्किट में सेम वैल्यू के अगर कुछ रेजिस्टेंस जुड़े हैं तो क्या करते हैं, उस रेजिस्टेंस को नंबर ऑफ़ रेजिस्टेंस से गुणा कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला यहाँ पे ऐसे भी लिख दिया है, टोटल रेजिस्टेंस यदि हमारे कई सारे सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हैं तब कैसे निकालते हैं टोटल रेजिस्टेंस, नंबर ऑफ़ रेजिस्टेंस इंटू वैल्यू ऑफ एनी वन रेजिस्टेंस, ठीक। तो नंबर ऑफ़ रेजिस्टेंस इंटू वैल्यू ऑफ एनी वन रेजिस्टेंस ये होता है। अगर हमारे सेम वैल्यू के कई सारे रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हैं तो क्या करते हैं, नंबर ऑफ़ रेजिस्टेंस इंटू किसी एक रेजिस्टेंस का मान, इससे हमारा टोटल रेजिस्टेंस निकल आते हैं, ठीक। आगे हमने हिंदी में भी लिख दिया है, कुल प्रतिरोध इक्वल टू प्रतिरोधों की संख्या। अगर समान मान के हमारे कई सारे रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हैं तब टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, कुल प्रतिरोध इक्वल टू प्रतिरोधों की संख्या इंटू किसी एक प्रतिरोध का मान, ठीक। तो इसके आधार पर हमने एक क्वेश्चन लिया है, ये देखते हैं। किसी परिपथ में 2 ओम के 50 प्रतिरोध सीरीज में जुड़े हैं, ठीक, 2 ओम के 50 प्रतिरोध। तो ये क्या आ गई, हमारी n की वैल्यू आ गई, और ये क्या हो गया, r की वैल्यू। ये क्या है हमारा, किसी एक रेजिस्टेंस का मान, वैल्यू ऑफ एनी वन रेजिस्टेंस, और ये नंबर ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस होगी कुल संख्या, ये जो है, ठीक, प्रतिरोधों की संख्या। तो किसी परिपथ में 2 ओम के 50 प्रतिरोध सीरीज में जुड़े हैं तब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या कुल प्रतिरोध बताओ। तो हमने माना कुल प्रतिरोध RT है, ठीक। तो RT इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस n क्या है हमारा यहाँ पे 50 है, इंटू वैल्यू ऑफ एनी वन रेजिस्टेंस या फिर किसी प्रतिरोधों की संख्या, और इंटू किसी एक प्रतिरोध का मान, ठीक। तो 100, अगर यहाँ पे 1 लाख जोड़े होते 2 ओम के तो 1 लाख इंटू 2 कर देते, ठीक। तो 50 इंटू 2 तो 100 ओम हमारा आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि सेम वैल्यू के अगर हमारे कुछ रेजिस्टेंस जुड़े हैं तो क्या करते हैं, नंबर ऑफ़ रेजिस्टेंस की गुणा किससे कर देते हैं, किसी एक प्रतिरोध के मान से कर देते हैं, तो हमारा टोटल प्रतिरोध निकल आता है सीरीज कॉम्बिनेशन का, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन का। चलिए, ये क्या है, कोई 2 पॉइंट A और B है, उनके बीच हमारे 3 प्रतिरोध जुड़े हैं, ठीक, 1 2 3, ये 3 प्रतिरोध जुड़े हैं, R1 R2 और R3, ठीक। अब क्या है यहाँ पे देखो, R1 R2 R3 क्या सेम वैल्यू के हैं, तो समान मान के यहाँ पे 3 प्रतिरोध जुड़े हैं, 5 एम्पियर के 5 ओम के 3 प्रतिरोध जुड़े हैं। तो पॉइंट A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध मतलब कुल इक्विवेलेंट प्रतिरोध या टोटल प्रतिरोध हमें बताना है। तो हमने माना तुल्य प्रतिरोध RT ओम है, ठीक। तो RT इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे सेम वैल्यू के 3 रेजिस्टेंस जुड़े हैं तो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने हैं, n की वैल्यू कितनी, 1 2 3, तो 3 इंटू किसी एक प्रतिरोध का मान या वैल्यू ऑफ एनी वन रेजिस्टेंस क्या है
5 ओम, तो 3 इंटू 5 कर दिया, ये हमारा निकल के आ गया। ठीक, 15 हमारा ओम आंसर आ गया। तो इस तरीके से करते हैं। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन ये है हमारा। ठीक, ये क्वेश्चन क्या है, ये एक हमारा सर्किट दे रखा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन इससे पहले ये देख लो। ये हमारा एक क्वेश्चन है। ठीक, पॉइंट ए और बी के बीच 3 प्रतिरोध जुड़े हैं, 2 ओम, 4 ओम और 8 ओम। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे, पॉइंट ए और बी के बीच टोटल रेजिस्टेंस बताओ, कुल प्रतिरोध बताओ। तो यहाँ पे देखो पॉइंट ए और बी के बीच कुल प्रतिरोध हमने मान लिया ये क्या है, आर टी है। ठीक, आर टी ओम है, टोटल रेजिस्टेंस आर टी ओम है। ठीक, तो आर टी देखो, अब यहाँ पे 1 2 3 रेजिस्टेंस जुड़े हैं, लेकिन वैल्यू इनकी क्या है, अलग अलग है, सेम वैल्यू के नहीं है ये तीनों प्रतिरोध। ठीक है, सेम वैल्यू को नहीं है, इसलिए क्या होगा यहाँ पे, अब सीरीज में जितने भी रेजिस्टेंस जुड़े हैं तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए तीनों को हम उतने ही रेजिस्टेंस को ऐड कर देते हैं। यहाँ पे 3 है तो तीनों को ऐड कर देंगे। ठीक, तो टोटल रेजिस्टेंस आर टी स्क्वायर टू क्या होगा, R1 R2 और R3। R1 का मान क्या है 2 ओम, R2 का 4 ओम और R3 का 8 ओम। ठीक, तो इन सबको जोड़ देंगे तो हमारा 14 ओम आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। ठीक, इसको भी ध्यान से देखना है। यहाँ पे क्या है, कोई सर्किट है, उसमें 3 रेजिस्टेंस हैं, 2 ओम, 8 ओम और 10 ओम का। ठीक, उनको हमने क्या करा, एक 100 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स से जोड़ दिया। ठीक, तो ये क्या करा, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस बताना है हमें, टोटल करंट बताना है और हमें प्रत्येक प्रतिरोध के अक्रॉस वोल्टेज बताना है, V1 V2 और V3 बताना है। तो देखो हमें ये तो पता है कि भाई अलग अलग प्रतिरोध के मान वैल्यू कितनी है और ये वोल्टेज सोर्स की वैल्यू पता है, लेकिन हमें ये करंट नहीं मालूम है, ये करंट निकालना, टोटल प्रतिरोध नहीं मालूम है, टोटल प्रतिरोध निकालना है और हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें वोल्टेज निकालना है। तो देखते हैं ये कैसे करेंगे हम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना ज़रा किस तरीके से होगा ये। तो हमने ये सर्किट को दोबारा बना लिया यहाँ पे, तो हमने मान लिया टोटल रेजिस्टेंस आर टी ओम है। तो अब देखो 3 रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हैं, तो टोटल प्रतिरोध, टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सीरीज में जितने भी रेजिस्टेंस जुड़े हैं उन सबको ऐड कर देते हैं। तो भाई इन सबको हम क्या करेंगे, 2 ओम, 8 ओम और 10 ओम को ऐड कर देंगे, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा हमारा, 20 ओम आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, अब क्या निकालना है हमें, टोटल करंट निकालना है। तो हम जानते हैं कि B इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर, ये फ्रॉम ओम्स लॉ से हमने निकाला है। ठीक, तो B इक्वल टू टोटल वोल्टेज इक्वल टू टोटल करंट इंटू टोटल, भाई इस प्रतिरोध में निकालना है ना हमें, तो सॉरी इस सर्किट का टोटल वोल्टेज क्या होगा, टोटल वोल्टेज इक्वल टू टोटल करंट और टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना, RT है। ठीक, तो B इक्वल टू I इंटू RT आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमें गिवन है, B इक्वल टू 100 वोल्ट। ठीक, ये दे रखा है, तो हमें क्या और RT हमने निकाल लिया ये 20 ओम। ठीक, तो इन दोनों की वैल्यू लगा दी हमने यहाँ पे, तो B की वैल्यू 100 लगा दी इंटू I हमें निकालना है और RT की वैल्यू 20 ओम लगा दी हमने। तो I इक्वल टू क्या आएगा, 100/20। तो I की वैल्यू निकल के आ गई हमारी, टोटल करंट सर्किट की निकल के आ गई 5 एम्पियर। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब हमें V1 V2 और V3 निकालना है। अब चूँकि सीरीज सर्किट में करंट का मान समान रहता है, तो तीनों रेजिस्टेंस, जो हमारे तीनों रेजिस्टेंस हैं ये, तो इन तीनों रेजिस्टेंस में करंट का मान 5 एम्पियर सेम रहेगा। ठीक, और करंट के लिए एक ही पाथ है, यहाँ पे एक ही पाथ रहेगा। ठीक, एक ही मार्ग रहेगा। इसको सीरीज सर्किट में करंट का मान सेम रहता है, इसलिए प्रत्येक प्रतिरोध में करंट का मान 5 एम्पियर होगा। ठीक, तो B1 इक्वल टू क्या होगा भाई, B1 इस प्रतिरोध के अक्रॉस हमारा वोल्टेज क्या होगा, B1 इक्वल टू इसमें फ्लो होने वाली करंट, तो करंट कितनी हो रही है 5 एम्पियर I और इंटू इस प्रतिरोध का मान B इक्वल टू IR होता है ना, तो B इक्वल टू इसमें फ्लो होने वाली करंट और इसकी वैल्यू, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू, तभी हमारा इसके अक्रॉस वोल्टेज निकल के आएगा। तो B1 इक्वल टू उसमें फ्लो होने वाली करंट इंटू उस प्रतिरोध का मान। ठीक, तो करंट तो सेम रहेगी 5 एम्पियर इंटू 2, तो B1 इक्वल टू कितना आ गया हमारा 10 वोल्ट। ठीक, तो 2 ओम के प्रतिरोध के अक्रॉस हमारा जो वोल्टेज कितना आ गया 10 वोल्ट आ गया।
अब इसी तरीके से ये वाला जो हमारा 8 ओम के प्रतिरोध के अक्रॉस V2 है, तो V2 कैसे निकालोगे, इसमें फ्लो होने वाली करंट और इस प्रतिरोध का मान, तो V2 इक्वल टू आई इंटू उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो V2 इक्वल टू आई की वैल्यू सेम रहेगी और इंटू 8, तो V2 इक्वल टू कितना आ गया हमारा 40 वोल्ट। ठीक, इसी तरीके से B3, तो B3 कैसे निकालेंगे, B3 इक्वल टू इसमें फ्लो होने वाली करंट और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो B3 इक्वल टू आई इंटू 10। ठीक, तो आई तो सेम रहेगी 5 इंटू 10, तो ये 50 वोल्ट आ गया। तो ये हमने इस सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी निकाल लिया, करंट भी निकाल ली और तीनों प्रतिरोध के अक्रॉस वोल्टेज भी निकाल लिया, और यही हमें निकालना था। ठीक, तो स्टूडेंट आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। थैंक यू।